जय श्री राम। बस अब जीवन की गारंटी है कि नहीं है? तो बोले इतनी माड़ी जय बोले पूरे जोधपुर की ब्रह्म शक्ति यहां एकत्रित है। और शायद मुझे लगता है कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव का कोई न कोई प्रतिनिधि यहां पर उस गांव के मार्गदर्शक के रूप में यहां उपस्थित नहीं हो। और फिर हम आज का दिन जो सबसे विशेष दिन है हम सब लोगों के लिए, उस विशेष दिन पर अगर हम इतनी धीरे जय श्री जय राम जी की जय बोलेंगे तब कैसे काम चलेगा। दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महर्षि गौतम भगवान की, बोलो परशुराम भगवान की, भारत माता की। मंच पर विराजमान गौतम सभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जाजड़ा जी, मंच पर विराजमान जोधपुर के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए एकमात्र महापौर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जिनको हमने अपने गर्व के साथ में सम्मिलित किया, श्रद्धेय रामेश्वर दादीज साहब। मंच पर विराजमान मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जोधपुर नगर निगम के यूनिफाइड जोधपुर नगर निगम के अंतिम महापौर। अंतिम तो नहीं है, शायद हो सकता है वापस यूनिफाई हो जाए। हम तो देश को अखंड करने के लिए निकले हुए लोग हैं, इसलिए जोधपुर को एक करना तो मुझे लगता है कि श्रद्धेय घनश्याम जी भाई साहब, क्योंकि समय की सीमितता और ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं बहुत छोटे में अपनी बात रखूंगा। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आगे की पंक्ति में बैठे हुए लोगों से लेकर के अंतिम सुदूर जहां तक मेरी निगाह जाती है वहां उपस्थित, पीछे के मैदान में उपस्थित और भोजनशाला में उपस्थित सभी भगवान परशुराम के वंशजों को ब्रह्म समाज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करके अब अभिवादन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। क्योंकि आचार संहिता लगी है, मेरी मर्यादा है, इसलिए मैं उस मर्यादा को बीच में रखते हुए आपके सामने कुछ छोटी सी बात रखना चाहता हूं। देखिए, मैं जिस समाज के साथ में बात कर रहा हूं और जिस महान गौतम ऋषि के पावन सानिध्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया गौतम सभा के द्वारा, वो न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हमें सत्य और असत्य में से सत्य का चुनाव करना चाहिए। और वर्तमान में भी दो विचारधाराओं के बीच में जो द्वंद्व अभी थोड़े दिन बाद होने वाला है, मुझे ज्ञान देने का अधिकार तो यहां नहीं है, क्योंकि मैं तो ब्रह्म समाज से ज्ञान लेने का अधिकारी हूं। लेकिन मैं इतना मात्र निवेदन करूंगा कि हमको सत्य और असत्य में से क्या चुनना है, ये केवल हमारे लिए चुनना हमारा विषय नहीं है। जिस समाज से मैं मुखातिब हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, उस समाज ने हमेशा ही वृहत्तर समाज का मार्गदर्शन किया है, उनको सटीक रास्ते पर रखने का काम किया। कवि ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कभी हमने सोचा, किसी ने शोध किया होगा कि जो हमारे बाद में इतनी संस्कृतियां बनी, हम तो सनातन संस्कृति तो अजर अमर संस्कृति है, हमारे बाद में दुनिया में इतनी संस्कृतियां यूनान की, मिस्र की, रोम की सभ्यताएं बनी और काल के प्रवाह में थपेड़े खा करके समाप्त हो गई। अगर कोई शोध करे कि भारत की यह सनातन संस्कृति अक्षुण्ण, अविरल, अविचल क्यों बनी रही,
तो एकमात्र कारण मिलेगा कि देश के ब्राह्मण समाज ने अत्यंत कठिन जो है कठिनाइयों को सहते हुए भी विपन्नता में रह करके भी देश के समाज का मार्गदर्शन सत्य के साथ खड़े रहने के लिए किया। और आज इस दौर में जब देश परिवर्तन के मार्ग पर खड़ा है, हम ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हो गए जहां से हम सामने स्पष्ट देख सकते हैं कि अब जो लक्ष्य जिसको लेकर के हम चले थे कि हमारा भारत बदलेगा, जिस लक्ष्य को लेकर के हमने आजादी की लड़ाई में जो है बलिदान किए थे, हमारे इतिहास पुरुषों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया था, जिस लक्ष्य को लेकर के सनातन की संस्कृति का पराभव करने वाली ताकतों के सामने लाखों लोगों ने अनेक पीढ़ियों तक अपने आप को बलिदान कर दिया था, होम दिया था, राष्ट्र की बलिवेदी पर चढ़ा दिया था, उन सब के सपनों का भारत और उत्कर्ष भारत का उत्कर्ष करने के लिए आज हम इस मुकाम पर खड़े होकर के देख सकते हैं कि 25 साल बाद में उस लक्ष्य के करीब एक बार फिर खड़े। और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम उस लक्ष्य के पास खड़े और उस लक्ष्य को देख सकते हैं, तब एक बार फिर देश के इस ब्रह्म समाज की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब समाज के मार्गदर्शक के रूप में एक बार फिर अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मित्रों, मैं आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए, मुझे भी एक छोटा सा सेवा का अवसर मिला। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, शायद न होगी। मैं जब पिछले कालखंड में जब आप लोगों ने मुझे अवसर दिया था, आशीर्वाद दिया था, और मैं कृषि मंत्री के नाते अरुणाचल प्रदेश गया था। अरुणाचल प्रदेश में रात को वहां के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे, हम मेरे मित्र हैं, हमारी चर्चा हुई, चर्चा के दौरान हमने तय किया कि क्योंकि उनको और मुझे दोनों को मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सुबह मोटरसाइकिल लेकर के चलेंगे, मैं 90-100 किलोमीटर दूर एक जगह वहां आपको लेके चलूंगा। तो हम सुबह 4 बजे अंधेरे में, क्योंकि 7-8 बजे से कार्यक्रम थे, उठ करके मोटरसाइकिल लेकर के गए। चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री, ऐसे 4-5 लोग हम मोटरसाइकिल लेकर के पहुंचे। मैं वहां उस जगह पर पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि इस जगह को परशुराम कुंड कहते हैं और वो अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के किनारे पर स्थित है। मैं जब वहां पहुंचा, 300 सीढ़ियां लगभग चढ़ करके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना था, पुराना सा, भगवान परशुराम जी की एक मूर्ति लगी थी। और भगवान परशुराम जी की वो मूर्ति सीमेंट और का चूने से बनाई हुई ऐसी मूर्ति, तेजस्वी तपस्वी परशुराम जी की मूर्ति वहां खड़ी थी। और उसके बाद में ऊपर चढ़ करके वापस कुंड तक गया। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कुंड 1950 में जब भयानक भूकंप पूर्वोत्तर भारत में आए थे, तब उन भूकंपों में वो कुंड टूट गया और समाप्त हो गया। अभी वहां पे एक छोटा सा नैसर्गिक कुंड बना हुआ है। लोहित नदी इतनी वेगवती नदी है कि उसमें पांव में भी आप खड़े नहीं रह सकते, तेजी के साथ में बहती है, बिना बरसात के समय में। बरसात के समय तो उसके आवेग और वेग को शायद भगवान परशुराम के अलावा कोई नहीं रोक सकता। नदी के बीचों बीच एक पहाड़ है, जिसके लिए ऐसा हमारे पुराणों में लिखा गया है कि वो वहां भगवान परशुराम ने अपना परशु रख करके, परशु का त्याग करके और तपस्या करना प्रारंभ किया था, और वहीं से अमरत्व को प्राप्त हुए थे। जब मैं वहां से वापस लौटा, मेरे मन में ऐसे संकल्प हुआ, हम ऊपर चढ़े। मैंने मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी, दोनों चीफ सेक्रेटरी मेरे मित्र थे, मैंने दोनों को कहा कि भगवान परशुराम के इस तीर्थ का विकास किया जाना चाहिए, इसका एक मॉडल बनाइए और आगे आने वाले समय में इस पर काम करेंगे। क्योंकि 2018 का साल था, थोड़े दिन बाद चुनाव हुए और चुनाव के बाद में राजस्थान में सरकार चली गई, वापस हम 2 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार ऐसे मुलाकात में जिक्र किया, मैं ऐसी जगह देखने गया था और वहां भगवान परशुराम का कुंड बना हुआ है। वहां एक बाबा है जो आज से 60-65 साल पहले काशी से चल करके, पैदल चल करके, और उसको कहीं भगवान परशुराम ने दर्शन दिए, वो पैदल चल करके ब्रह्मपुत्र नदी को, तब उस समय तेजपुर का पुलिया भी नहीं था, नाव के द्वारा क्रॉस करके उस बियाबान जंगल में 65 साल पहले जाकर के उन्होंने उस जगह को खोजा था। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के पुरुषार्थ से वहां वो जो कुछ स्ट्रक्चर है वो बना था। उनसे भी बातचीत हुई। बाद में एक बार फिर उनसे दिल्ली में बात करने का अवसर मिला। सरकार बनने के बाद में एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने एक बार परशुराम कुंड का जिक्र किया था, उस जगह का विकास करना चाहिए।
मैंने उस समय के जो संस्कृति मंत्री थे उनके साथ मिलकर के बातचीत की और एक प्रोजेक्ट बना हुआ। उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन मंत्री के साथ में भेजा। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से वहां डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। अभी ताली बजाने का टाइम ही नहीं आया, अभी तो मैं सिर्फ उसका पोस्टर बता रहा हूं आपको। जब शिलान्यास करने गए तो मेरे मन में ऐसा भाव उदित हुआ कि इस शिलाखंड पे जहां भगवान परशुराम ने परशु रख करके तपस्या की थी, वहां भगवान परशुराम की एक विशालकाय प्रतिमा जो उनके व्यक्तित्व के बराबर हो वैसी लगनी चाहिए। क्योंकि भारत सरकार तो प्रतिमा बना नहीं सकती, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पे लेता हूं, प्रतिमा हम वहां पर लगाएंगे। मैंने वहीं खड़े खड़े एक दुनिया के एक ख्यातिनाम मूर्तिकार हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का फाउंडेशन पे भी काम किया है, IIT पास हैं, हमारे गुरुजी स्कूल के हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े मूर्तिकार। मैंने उनसे फोन पर आग्रह किया कि भगवान परशुराम की एक मूर्ति स्थापित करनी है, फोटो खींचकर को आपको जगह भेजता हूं, पर वो भगवान परशुराम के व्यक्तित्व के अनुरूप बने, इसकी चिंता करनी। उन्होंने कहा भाई साहब आप 2 दिन बाद में दिल्ली पहुंचोगे तब मैं मॉडल लेकर के तैयार रहूंगा। वो बन करके आया, अनुमान किया लगभग लागत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आएगी। मेरे मन में ऐसा भाव था रामेश्वर जी कि मैं 2-4 जो मेरे मित्र हैं, मैंने घनश्याम जी वैसा से भी जिक्र किया था कि 2-4 मेरे मित्र हैं जो बड़े व्यवसायी हैं, ब्रह्म समाज से आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दो, हम सब मिलकर के एक मूर्ति बना देते हैं। उसी के साथ में मुझे थोड़े दिन बाद में मुझे बंगाल चुनाव में जाना पड़ा। बंगाल के चुनाव के बीच में मुझे विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मिलने आए थे। पहली बार जब वो मिले, मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन बातचीत से मुझे लगा कि ये आदमी जो है ये काबिल आदमी। और मेरे उनसे बातचीत के बाद में मेरे मन में एक विचार बहुत दिन से चल रहा था कि मैं 2-4 मदन पालीवाल जी जैसे, जेपी जोशी जैसे वाले लोगों को कहूंगा मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन समाज उससे नहीं जुड़ा। क्योंकि मेरा अनुभव था कि यहां जब दुर्गादास जी की मूर्ति लगाई थी तब एक सेल्स टैक्स के ऑफिसर हुआ करते थे भीम सिंह साहब। भीम सिंह साहब सुहाना ने यह प्रतिज्ञा की कि इसमें मारवाड़ के हर घर का 1 रुपया लगना चाहिए, और जब मारवाड़ के हर घर का 1 रुपया इकट्ठा हो जाएगा तब हम मूर्ति के ऊपर जो है काम करेंगे। और उन्होंने एक प्रण लिया था कि तब तक मैं न दाढ़ी काटूंगा, न जूते पहनूंगा और एक समय भोजन करूंगा। उन्होंने 25 साल तक एक समय भोजन किया और नंगे पांव घूमे। 1-1 रुपया इकट्ठा करके ये वीर दुर्गादास की मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी बार सुशील जी मिले तब मैंने उनसे ये सब विषय बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन आप ये काम पूरे भरोसे के साथ में हमें दे दीजिए, हम देश भर में इस पर काम करें। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उन्होंने पूरे देश भर के ब्रह्म समाज को जागृत करने का इसके लिए काम किया। आज वो मूर्ति बन करके वहां पहुंच गई। और इस बीच में घनश्याम जी भाई साहब एक दिन अमित शाह जी वहां जाने वाले थे नामसाई किसी प्रोग्राम के लिए। हमारे आदरणीय धर्मनाथ जी जोशी पूर्व विधायक और उनके साथ में 7-8 विप्र फाउंडेशन के लोग जो हैं, उनको जानकारी मिली कि नामसाई अमित शाह जी जा रहे हैं, तो वो परशुराम कुंड चले गए। वहां जाकर के मुझे फोन किया कि अमित शाह जी वहां आए हुए हैं, अगर वो इस मूर्ति की जगह पर जहां परशुराम कुंड है वहां आ जाएं, हमारे साथ में 2 मिनट बिता लें, तो इस जगह की जो ऊर्जा है वो उनको भी अनुभव हो जाएगी। मैं जोधपुर में था, मैंने आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन किया कि आप जाने वाले हैं, ये उस जगह की पृष्ठभूमि है, और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण तीर्थ बनेगा, जहां 1 करोड़ लोग साल के हर साल दर्शन करने के लिए जाएंगे। और मैंने उनसे कहा कि वो जो मूर्ति वहां लगी हुई है उसकी जगह एक पंच धातु की मूर्ति 6 फुट की बना करके भेज रहा हूं, उसका जो है आपको प्राण प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में करनी है। तो उन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। और माननीय अमित शाह जी वहां गए, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो जो विशाल काय मूर्ति बनी है उसका शिलान्यास किया उन्होंने, और साथ ही साथ वहीं बैठ करके उन्होंने रेल मंत्री को कहा कि यहां तक रेल पहुंचनी चाहिए। 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस जगह पर ऑलरेडी अमित शाह जी के आदेश से सैंक्शन हो गए और वहां काम शुरू हो गया है। मैं तो आप सबसे एक निवेदन करता हूं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, कि उस जगह पर हर परशुराम के वंशज को एक बार अवश्य जाना चाहिए। वो इतनी पवित्र और इतनी ऊर्जावान जगह। उसके बाद में मुझे 2 बार और जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला।
वहां का स्पंदन में आज 1-1.5 साल पहले गया था, आज भी अनुभव करता हूं, इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन उस जगह में। और अब तो क्योंकि वहां इतना डेवलपमेंट हो गया है, वहां धर्मशालाएं बन गई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वहां नई सीढ़ियां बन रही है, कैप्सूल लिफ्ट बन रही है कि बुजुर्ग लोग अगर कोई कुंड में स्नान करने जाना चाहें तो वो लिफ्ट में बैठ करके सीधा नीचे उतरें, डुबकी लगाएं और वापस ऊपर आ जाएं। जरूर सबको वहां एक बार जाना चाहिए और आप सब लोग उसके साथ में जुटें, यही मेरा आग्रह और विनम्र निवेदन आप सबके साथ में। मैं राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगा, और मैं करूंगा तो मेरे साथ में अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और कई संकट जुड़ जाएंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो अपने आप इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप सबके श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम करते हुए, इस बदलते हुए भारत में ब्रह्म समाज अपनी जैसी भूमिका की अपेक्षा है और उनकी जो भूमिका की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के अनुरूप आप आचरण और व्यवहार करते हुए इस देश के बदलाव का सारथी बनेंगे। और हम सब जानते हैं कि देश का बदलाव कौन कैसे कर सकता है और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, कौन अखंड भारत के साथ है, कौन भारत के टुकड़े होंगे, इस बात की कल्पना करने वालों के पीछे खड़े हैं। ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ते हुए अपनी वाणी को आप सबके श्री चरणों में प्रणाम दे करते हुए एक बार फिर अब विराम देता हूं। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। मैं उन दोनों के, नरेश जी तो मेरे मित्र हैं और सुरेश जी आए हुए हैं, और भाई साहब दोनों ने, सत्यप्रकाश जी दोनों ने राम मंदिर के निर्माण में 1-1 करोड़ रुपया दिया। साहब ये राम मंदिर जो है इसकी वापस स्थापना और राम मंदिर का वहां बनना, ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। और जिसने, मेरे जैसे छोटे आदमी ने छोटा सहयोग किया होगा और नरेश जी ने 1 करोड़ दिया तो थोड़ा कम ही दिया, ज्यादा लेना चाहिए था सत्यप्रकाश जी से। ये 11 दिए ना, ये अच्छा किया, बस तब ठीक है। तो आप सब लोगों की तरफ से इन दोनों महानुभावों का मैं हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बस अब मैं भाग जाऊंगा। हाँ। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे बीच में पधारे हैं। संपूर्ण ब्राह्मण समाज की ओर से और गौतम सभा की ओर से स्वागत। ठीक है अमृत भाई, बहुत धन्यवाद। अरे यार इसकी जरूरत है, अखंड नवरात्रि है, वही अखंड नवरात्रि है, 9 दिन छुट्टी, मतलब 3-2.5 साहब रे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, पण एक छोटो प्रोजेक्ट मोरैया जो मैं 4 तारीख रे चुनाव हो पर आप वहां मिल लूं बंगला। आपरा तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, मारो एक छोटो प्रोजेक्ट है आरोग्य भवन रो, जो मैं साहब 4 तारीख के बाद में मिल लूं। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा। डॉक्यूमेंट दो साहब, इसमें संकट है। कहां गए भाई साहब? सत्यप्रकाश जी और एक साहब बोल रहा, एक साहब और मत करो मैं जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जोधपुर के लाडले लोकसभा सांसद जल शक्ति मंत्री श्रीमान